नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल RIG में। मैं हूं जीत सिंह। देखिए, अभी हम लोग बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है और ये एग्जाम के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए। लगभग यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आपको ये बता दूं कि ये इतना भी फेमस टॉपिक हो गया है कि आप बहुत ज़्यादा एग्जाम में बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो टॉपिक है क्या? गुलाम वंश, यानी गुलाम वंश या इसे दास वंश भी कहा जाता है। तो गुलाम वंश क्या है, पूरी बात को हम लोग समझेंगे। देखिए, कल हम लोग क्या पढ़े थे? मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़े थे और मोहम्मद गौरी के हम लोग लास्ट ये पढ़े थे कि मोहम्मद गौरी ने अपना जो जीता हुआ क्षेत्र वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दे करके वापस चले जाता है और जाने के क्रम में मोहम्मद गौरी को हत्या हो जाता है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक न्यू वंश का न्यू रखा जिसे गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। इसने गुलाम वंश क्यों रखा? क्योंकि खुद ही कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसने वंश की स्थापना किया उसने मोहम्मद गौरी के गुलाम था, इसलिए इस वंश का गुलाम वंश ही नाम रख दिया। तो चलिए हम लोग पूरी तरह से समझते हैं कि आखिर ये टॉपिक है क्या, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कहां से क्वेश्चन निकल करके आते हैं और हर सभी बात को देखेंगे। सिर्फ वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक भागिएगा नहीं और समझाने की फुल गारंटी मेरी है। चलिए चलते हैं दोस्त। आज का हमारा टॉपिक है गुलाम वंश या दास वंश के नाम से जाना जाता है। यदि इस वंश के संस्थापक की बात करें तो गुलाम वंश की स्थापना किसने किया? तो इसने मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी इस वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया जाता है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक, इन्हें ज्यादा टाइम तो नहीं, वंश का नींव रखने के बाद मात्र 4 साल ही शासन करते हैं, यानी 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक इनका शासन कर रहता है। यदि राजधानी की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब इस वंश का स्थापना किए तो अपना राजधानी लाहौर को बनाए। कहाँ? लाहौर को। तो कोई पूछ दे कि गुलाम वंश की जब स्थापना हुआ था तो उस टाइम की जब राजधानी कहाँ थी, तो वो थी लाहौर, जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। बाद में जाकर राजधानी चेंज भी हुआ था, जो कि लास्ट में आपको बताएंगे। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था भाई? ये तो हो गया कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक अपने राजधानी लाहौर को बनाया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये था कौन? तो मैं अभी बताया जस्ट ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी का गुलाम एवं दास था। कुतुब ऐबक ने किसका? मोहम्मद गौरी का दास एवं गुलाम था, जो कि तुर्क जनजाति का था। ये कहा कि तुर्क जनजाति का था। मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारा भारत पर जितना भी आक्रमण हुआ, अरबों का आक्रमण के बाद, चाहे गजनवी आया, चाहे मोहम्मद गौरी आया, सब तुर्क जनजाति का था लोग, और वहीं से ये लोग आया था। तो ये जो ऐबक था ना, ये भी एक तुर्क जनजाति का था। तो क्लियर हो गया ऐबक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के दास एवं गुलाम था, जो कि तुर्क जनजाति से था, और इसने गुलाम वंश का स्थापना किया और अपनी राजधानी को लाहौर बनाया। क्लियर है? अब देखिए, ये कुतुबुद्दीन ऐबक था ना भाई, ये बहुत सारा दान देता था इसने। और बहुत सारा दान का मतलब ये नहीं कि छोटा मोटा, लाखों में दान देता था। अब सोच लीजिए कि आज के करीब कितनी हजार, 10,000, देखिए 1210 के बात है ये, और ये मतलब 1206 ईस्वी में शासन बनता है, और कितनी मतलब लगभग 8-10-100 साल हो गया। उतना साल पहले लाखों रुपया मायने रखता था। उस टाइम लाखों रुपया का दान देते थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसलिए लाखों रुपया दान देने की वजह से इन्हें लाख बक्स भी कहा जाता था। तो बहुत सारे एग्जाम में VVI क्वेश्चन है, इसे लाख बक्स भी कहा जाता है, क्योंकि लाखों रुपए में दान देते थे, इसलिए इन्हें लाख बक्स के रूप में भी नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। खुद ही मेरे को कितने एग्जाम में मिल गया है, लाख बक्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। देखिए, इसके बाद क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत सारे निर्माण का भी कार्य कर चुके हैं, मैंने बहुत से निर्माण करते थे, क्योंकि इसने तो वंश का नींव रखा है। नींव रखने के बाद आपको क्षेत्र का विस्तार करना है, हर जगह कुछ कहाँ कुछ चाहिए, आवश्यकता अनुसार आपको बनवाना भी है। तो इसने बहुत सारे चीज का निर्माण भी किया है। जैसे बात करते हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया।
यानी कुतुबत उल इस्लाम, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी निकल जाता है कि कुतुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है, तो दिल्ली में है। इसकी निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इतना ही नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का भी निर्माण करवाए थे। देखिए, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। एक बात मेरे को समझ में नहीं आता है, जब मैं भी पढ़ाई करता था तो सोचता था कि 2.5 दिन का झोपड़ा, क्या 2.5 दिन का झोपड़ा की क्या नाम है, तो क्या 2.5 दिन में ये बना है, क्या 2.5 दिन में ये बनकर तैयार हो गया? जी नहीं, ऐसा बात नहीं है। इसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा, और 2.5 दिन का झोपड़ा नाम रखने का वजह ये हुआ कि वहां पे 2.5 दिन का ओस गिरता है, और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं उनकी याद में वहां पे और अभी भी 2.5 दिन का ओस गिरता है। कुछ ऐसा लोगों का समय है जो कि सलेम चिश्ती के द्वारा उस टाइम स्थापित किया गया था, इसलिए उन्हें उसे 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है। 2.5 दिन का ओस गिरता है वहां पे। तो ये नहीं पूछता है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाए थे। क्लियर है? इसके बाद देखिए, इस निर्माण के कार्य बहुत किए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का भी स्थापना कराया। देखिए, ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का स्थापना कराया। याद करने के लिए बहुत नॉर्मल ट्रिक है। क्या है? कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुब और कुतुबुद्दीन ऐबक बात से माने सेम से रखो, कुतुब मिल रहा है, इसलिए इसको आप नॉर्मली याद कर सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया नहीं, कुतुब मीनार के नींव रखे थे। और कहां पे? दिल्ली में। तो दोस्त ध्यान समझिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का नींव रखे थे, और नींव रखकर उसने लगभग 2 मंजिल का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का 2 मंजिल का ही निर्माण करवाए थे। इसके बाद इनकी देहांत हो जाती है, और जो पूरा बची हुई काम है वो लास्ट फाइनल इल्तुतमिश ने इस काम को पूरा करते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि कुतुब मीनार का नींव किसके द्वारा रखी गई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। कुतुब मीनार के कार्य को पूर्ण रूप से किसने पूरा किया, तो था इल्तुतमिश। रीजन, कुतुब मीनार का नींव रखा था तो मात्र 2 मंजिल ही गया था। इसके बाद बाकी जो 3 मंजिल 4 मंजिल 5 मंजिल तक है शायद, और बाकी 3 मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। क्लियर है? उतना ही नहीं, क्वेश्चन यूपीएससी कैसे घुमाता है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक से 3 इसमें शासक मिलते हैं। 3 जो कुतुब मीनार, जो दिल्ली में कुतुब मीनार बनी है, इससे 3 शासक मिलते हैं। कैसे? तो कुतुब मीनार के नींव किसने रखा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का कार्य को पूरा किसने करवाया पूर्ण रूप से, तो वो था किसने? इल्तुतमिश ने। और जब इल्तुतमिश ने काम पूरा करवा दिया तो गुलाम वंश के ही टाइम में तो क्या हुआ कि कुछ काफी दिन हो गया था, तो बिजली वगैरह गिर गई थी जहां तहां, थोड़ा मतलब जैसे बिजली गिर गया था, टूट फाट गया था इधर उधर थोड़ा सा, तो मतलब उसका जहां तहां का नक्शा बिगड़ गया था। तो जब एफएसटी आते हैं, फिर वो सब तुगलक आते हैं, तो कुतुब मीनार का रिकंस्ट्रक्शन का काम कराते हैं, यानी फिर से उसको मरम्मत के काम करवाते हैं। तो 3 शासक मिलेगा ना। कुतुब मीनार का नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश। और जब पूरा बिजली गिर गया, ढह हो गया, तो रिकंस्ट्रक्शन यानी मरम्मत का काम किसने करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। तीनों याद रखिएगा, और तीनों घुमा घुमा के पूछता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। यानी ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव रखा। और एक बात और है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार जब नींव रखे थे तो किस कारण से रखे थे भाई? उनका एक गुरु थे जिसका नाम था क्या? बख्तियार काकी। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुरु थे जिसका नाम था बख्तियार काकी। बख्तियार काकी के याद में इसका निर्माण करवाए थे। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मैं देखिए, गजब का इतिहास हमको सुनने की मिलता है। हम लोग क्या सुने कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, किसने बताया? अपना प्रेमिका नूरजहां की याद में। और ये देखिए, यहाँ प्रेमिका नहीं चला, यहाँ पे अपने गुरु के याद में ही नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को, बख्तियार काकी के नेतृत्व में, याद में। क्लियर है यहाँ पे?
तो यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। देखिए, इसके बाद शासन चलते रहा। कुछ दिन के बाद एक आता है सन, क्योंकि 1206 ईस्वी में तो शासक बना था, 3-4 साल में इसने काम करवाया। वर्ष एक आता है 1210 की बात है। 1210 ईस्वी की बात है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने पोलो खेल रहा था, चौगान खेल खेल रहा था, जो कि घोड़े से खेला जाता है। देखते होंगे आप कहीं पे कोई मूवी वगैरह में कि घोड़ा पर चढ़ जाएगा, बर्छी लेकर के मारेगा, ऐसे बर्छी से जाकर के बॉल वगैरह कुछ रहता है। ऐसा पोलो खेल नहीं आप देखते हैं कि मूवी में भी देखते हैं आप लोग कि घोड़ा पर बैठ के आएगा, बर्छी लेके और जाएगा, ऐसे मारेगा ऐसे। तो 1210 ईस्वी की बात है कि 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिर गया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गजब, इसने पोलो खेल रहा था और घोड़े से मिस्टेक बस गिर गया, और गिरने की वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक को मृत्यु हो जाती है। देखिए, 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक को मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो भाई उसका दफनाया तो जाएगा ना, जाएगा। तो कहां दफनाया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया, जहां इसकी राजधानी थी। तो क्वेश्चन पूछता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां पर दफनाया गया? तो लाहौर में। कहां? याद रखिए, लाहौर में इन्हें दफनाया गया। क्लियर है? तो अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक यहां तक कहानी मर गया, कहानी समाप्त हो गया। इसके बाद यानी कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में मृत्यु हो जाती है, तो जो नेक्स्ट जो शासक बनता है वो बोलता है आराम शाह, जो कि 1210 ईस्वी में इसने शासक बनते हैं, आराम शाह। आप नाम सुन रहे हैं, क्या नाम है? आराम शाह है। और आराम शाह नाम है तो नाम जैसा काम ही था, इसे आराम से आराम ही करने लगा। ये वैसा कोई योग्य शासक नहीं था। कौन? आराम शाह ने योग्य शासक नहीं था, भले ही अपना पिता की मृत्यु के बाद में गद्दी को संभाला। देखिए, आराम शाह ने अपने पिता ऐबक यानी आराम शाह जो अपने पिता ऐबक को मरने के बाद 1210 ईस्वी में शासक बनते हैं। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया, उसके बाद 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासक बनता है। तो भाई शासक तो बन गया, अब तो राजा का योग्य है नहीं, तो क्या होगा भाई? अब शासक बन जाएगा, उसका योग्य नहीं है तो क्या होगा भाई? आपके ऊपर अटैक तो होगा। तो मौका देख करके इल्तुतमिश, एक व्यक्ति है जिसका नाम है इल्तुतमिश ने आराम शाह को हत्या कर देता है। देखिए, अब योग्य है ये नहीं है ना, शासक को सत्ता अच्छा से चला रहा है, तो इल्तुतमिश ने आराम शाह को हत्या कर देता है और खुद वहां का शासक बन जाता है। देखिए, एक इल्तुतमिश है जो कि आराम शाह को हत्या करके शासक बन जाता है। लेकिन एक बात और है, जो इल्तुतमिश जो कि आप हत्या करता है आराम शाह का, तो इल्तुतमिश कौन था भाई? तो इल्तुतमिश जो था ये ऐबक का गुलाम या दामाद भी था, दोनों। यानी इल्तुतमिश है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का पहले गुलाम था, अब बाद में चल करके इसका लड़की से इसने शादी कर दिया। किसने कर लिया? इल्तुतमिश ने। और जब शादी कर लिया तो दामाद ही बन गया भाई। मगर गजब, देखिए कहानी क्या होता है कि ये जो इल्तुतमिश है, ये इसका कुतुबुद्दीन ऐबक इसका ये क्या ना गुलाम था। इसके मरने से पहले इसका लड़की से शादी भी कर लिया था। इल्तुतमिश कितना चतुर था कि अपने शासक की लड़की शादी कर लिया तो दामाद ही बन गया। तो दाएं सा प्लस दामाद दोनों था कुतुबुद्दीन ऐबक का, और इसने मौका दे करके इसका लड़का आराम शाह को सल्टा करके वहां का शासक बन जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। एक बात और आपको इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखा था अपने गुलाम वंश का, तो ये सब कार्य करने में ही इसने बिजी था। और एक बात और आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि कोई भी वंश का नींव रखते हैं तो इनका एक धर्म गुरु होते हैं। जो मुस्लिम सत्ता जो आता है, इनका एक धर्म गुरु है जिसको खलीफा के नाम से जाना जाता है। तो कोई भी व्यक्ति अपने वंश का जो नींव रखेगा वो खलीफा से परमिशन लिया जाता था और बात किया जाता था, और खलीफा से परमिशन ले करके, और कुछ उन लोग का अलग, उन लोग को धर्म में कुछ पूजा पाठ होता है वो ले करके, और यहाँ का वो शासक बनता था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने खलीफा से परमिशन लिया ही नहीं लूंगा मैं। अब खलीफा से परमिशन नहीं लिया और अपना इस वंश का नींव रख के काम करने लगा। तो देखिए, अपने काम तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत सारा निर्माण भी करवाए हैं
और बहुत अच्छा इसने काम किया है, लेकिन उतना अच्छा काम नहीं किया जितना कि इल्तुतमिश ने किया है। यानी गुलाम वंश के संस्थापक तो कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, रियल गुलाम वंश संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ही हैं, लेकिन वास्तविक में बात करें कि जितना विस्तार, जितना क्षेत्र का विस्तार इल्तुतमिश के समय हुआ उतना ऐबक के समय नहीं हुआ। इसलिए कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने खलीफा से परमिशन नहीं लिया। आप सोचिए, अब मान लीजिए कि आप टीचर बनना चाहते हैं, कोई कॉलेज के आपने प्रोफेसर की डिग्री प्राप्त कर लिया और आपने नेट वगैरह का एग्जाम देकर पास नहीं हो पाए और गवर्नमेंट द्वारा आप ऑथराइज नहीं है प्रोफेसर बनने का, और भले ही आप प्रोफेसर का डिग्री ले लिए हैं, तो क्या आपको प्रोफेसर माना जाएगा? क्या डिग्री तो लेकर बहुत लोग घूम रहे हैं, तो भाषा का मान्यता तो प्राप्त चाहिए, वही इसने मान्यता प्राप्त किया नहीं। तो इसलिए संस्थापक तो है, लेकिन बाद में इल्तुतमिश आते हैं तो खलीफा से परमिशन ले करके और जितना भी अपना रीति रिवाज को मान करके इस धर्म को इस वंश को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। क्या अच्छा कार्य करते हैं? इनके इल्तुतमिश से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? तो पहले एक बार इसको आप नोट कीजिए इल्तुतमिश के बारे में, फिर आपको हम बताते हैं। तो इसको पहले आप नोट कीजिए, 1 मिनट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताता हूं इल्तुतमिश के बारे में। चलिए दोस्त, यहां तक तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्या इल्तुतमिश की तरफ, कि इसको दिल्ली सल्तनत के या गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है, ये देखेंगे दोस्त। ये जितना भी टॉपिक चल रहा है हम लोगों ना, ये सब दिल्ली सल्तनत के नाम से ही जाना जाता है इसको। भले ही गुलाम वंश हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली सल्तनत के ही अंदर ही आता है। देखिए इसको दिल्ली सल्तनत क्यों कहा जाता है? रीजन है कि जितना भी लोग शासक कर रहा है लोग ना, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक हो, इल्तुतमिश हो, कोई भी शासक है, ये दिल्ली से ही रहकर ये शासन करता था, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत के भी कहा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत कई राजवंश द्वारा शासक किया गया, जैसे गुलाम वंश, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, बहुत सारे वंश पढ़ेंगे, लेकिन ये सब दिल्ली सल्तनत के ही नाम से जाना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत अभी हम लोग का चल रहा है, दिल्ली सल्तनत में क्या गुलाम वंश यानी पहला वंश चल रहा है। तो दिल्ली सल्तनत हम लोग पहला वंश गुलाम वंश को पढ़ रहे हैं। तो क्लियर है, इसको दिल्ली सल्तनत के अभिनाम से जाना जाता है। इस वंश को ही नहीं, इसके आगे जितने वंश आएगा सबको दिल्ली सल्तनत में हम लोग गुलाम वंश को पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे क्या इल्तुतमिश के बारे में। यदि इल्तुतमिश के पूरा नाम की बात करें कि इल्तुतमिश पूरा नाम क्या था, तो इल्तुतमिश के शमसुद्दीन इल्तुतमिश कहा जाता था। क्या शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसका पूरा नाम था। और इसने इसका शासन की बात करें तो 1210 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक इसने शासन करता है। ठीक क्लियर है। अब देखिए, इसने जब गद्दी पर बैठता है आराम शाह को मार करके, तो यहाँ पे एक पंगा हो जाता है दोस्त। जब दिल्ली में बैठता है तो इसके पीछे एक और कहानी आता है। एक यालदोज नाम का व्यक्ति था, जब शासक बनता है तो एक यालदोज नाम का व्यक्ति था। तो इसके शासन जब इल्तुतमिश बन गया तो यालदोज कौन था? तो यालदोज था वो मोहम्मद गौरी का, वो भी दास था। जैसे मोहम्मद गौरी का दास था, गुलाम था ना कुतुबुद्दीन ऐबक, वैसे यालदोज भी मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो जब ये देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश शासक बन गया, तो शासक बनना चाहिए मेरे को, क्योंकि मैं भी मोहम्मद गौरी के गुलाम था। तो ऐबक के बाद मेरे को बनना चाहिए ना, यालदोज सोचा। इल्तुतमिश कैसे बन गया? तो यालदोज और इल्तुतमिश के बीच में एक युद्ध भी हुआ है। उस युद्ध में इल्तुतमिश जीत जाता है और यालदोज हार जाता है। ये भी एक रोचक कहानी है। क्लियर है। अब देखिए, इल्तुतमिश शासक बनता है, तो मैंने क्या बोला कि इसके पीछे कुतुबुद्दीन ऐबक थे, बिना परमिशन लेकर के शासन चला रहे थे। लेकिन जैसे इल्तुतमिश शासक बनते हैं तो इसने सबसे पहले खलीफा से परमिशन लिया। इसने क्या, इल्तुतमिश ने खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली, परमिशन ली, और परमिशन लेने के बाद यहाँ को सत्ता को चलाने लगे। और इसने जब सत्ता को संभाले तो अपने राजधानी को दिल्ली बनाया। कहाँ? दिल्ली को। यानी इल्तुतमिश ने जब सत्ता संभाली तो अपना राजधानी कहाँ बनाया? दिल्ली को बनाया। क्लियर है आपको? देखिए,
जब दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत का काम या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। देखिए मैं भी बताया ना, कोई बोल दे कि दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत की ही पूरा पार्ट चल रहा है, यानी स्टार्टिंग वंश है दिल्ली सल्तनत का, या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। किसको? इल्तुतमिश को। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि इसने खलीफा पद से सुल्तान की स्वीकृति ली थी और ऐबक ने नहीं लिया था। क्लियर है? इसलिए इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्लियर है? अब देखिए इल्तुतमिश ने एक बहुत ही दो महत्वपूर्ण काम किए हैं। क्या? इसने एक प्रथा चलाया, इक्ता प्रथा। यानी इक्ता प्रथा किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। और सबसे इंपॉर्टेंट जानते हैं क्या है? ये तुर्कान ए चिहलगाही की स्थापना किया। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहलगाही का स्थापना किया। अब बोलिएगा कि सर तुर्कान ए चिहलगाही क्या है? तो दोस्त ये 40 सरदारों का एक समूह रहा करता था। इल्तुतमिश के समय एक 40 सरदार का समूह था और उन लोगों का समूह कोई भी काम करने से पहले उन लोगों से पूछा जाता था, निर्णय लिया जाता था और सब बात करके सलाह लेकर के निर्णय लेकर के कोई काम करते थे। तो जिसको क्या कहते थे? तुर्कान ए चिहलगाही कहा जाता था, जो कि 40 सरदारों का एक समूह था। अब बोलिएगा कि सर 40 सरदार का समूह था तो क्या पंजाब वाला सरदार? नहीं भाई, ये लोग सब तुर्क का है, ये लोग तुर्की था ना, सब उधर का लोग था ये लोग 40 सरदार। और अपना ही उस टाइम था ही नहीं पंजाब, वो तो बाद में ना बना। तो 40 जो सरदार थे सब तुर्क जनजाति के ही लोग थे। क्लियर है? अब देखिए 40 सरदार का समूह बनाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसने काम किया था। अब इसके बाद क्या किया कि इल्तुतमिश ने कुछ सिक्के चलाया अपने शासन के, क्योंकि लंबा टाइम तक शासन करना, 10 से लेकर 36 तक, लगभग 20 से 30 26 वर्ष तक इसने शासन किया है। इधर सिक्का चलाया। सिक्का क्या सिक्का चलाया? तो सिक्का चलाया चांदी का, जिसको टाका के नाम से जाना जाता है, और एक तांबा जिसको जीता कहा जाता था। तो इसने चांदी एवं तांबा का भी सिक्का चलाया। किसने? इल्तुतमिश ने। इसके मैं जस्ट पहले बताया कि कुतुब मीनार का नींव रखा था कि किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इल्तुतमिश ने उस काम को पूरा करवाया। यानी इल्तुतमिश है वो कुतुब मीनार का कार्य का पूरा करवाया था। कब पूरा कराया था? तो 1231 ईस्वी में। यानी कुतुब मीनार का नींव किसने रखा? कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश ने उस काम को पूरा करवाया 1231 ईस्वी में। और कुतुब मीनार की हम बात करें तो टोटल 5 मंजिलें हैं, जिसमें एक ही 2 मंजिल का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बाकी पूर्ण रूप से करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है? एक बार और क्वेश्चन पूछता था कि इल्तुतमिश के ही शासन काल में एक शासक था, मंगोल का था। मंगोल का एक शासक था जिसका नाम था चंगेज खान। इसी के समय भारत पर आक्रमण किया था। यानी इल्तुतमिश के समय में मंगोल शासक चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। वो कैसा आक्रमण था? तो देखिए पहले ये भारत पर आक्रमण डायरेक्ट दिल्ली पर इसने आक्रमण नहीं किया था, ये अलग क्षेत्रों में आक्रमण किया था। लेकिन इल्तुतमिश ने मैंने दिमाग बुद्धि से दिल्ली को बचाया उसके आक्रमण से और जस के तस रहने दिया है। यानी चंगेज खान इसी के समय में आक्रमण किया था। और चंगेज खान की बात करते हैं ना दोस्त, मैंने इसके जैसा तो मैं आज तक क्रूर शासक ही मैं नहीं देखा। इतना ये मारने में एक्सपर्ट था, मार धार करने में मत की बहुत ज्यादा, इतना मार धार करता था चंगेज खान। जिसको चाहता था ना वहां पूरा मार कर करवा देगा, नरसंहार करवा देगा। यहां तक ये अपना जो सैनिक ये लोग जितना जो सैनिक था वो सबसे ज्यादा सर काटता था, लोग सर काट लेता था इसका सैनिक चंगेज खान है। और चंगेज खान उसको नहीं मार, सर काट करके और अपना भाला में से सर को डाल लेता था। इसके सेना इतना क्रूर था। और जिसके चंगेज खान के सैनिक में जिस सेना के पास माने जिस सेना के पास भाला में सबसे ज्यादा सर रहेगा उसको ये इनाम देता था। यानी कि सेना जो था सर काट करके भाला में उसका सर को खूब लेता था सब। यहाँ तक कि जो ये मतलब कोई लेडी गर्भवती है उसको सर काट दिया, सर काटने के बाद उसको पेट फाड़ करके उसको बच्चा को निकाल करके, चाहे 2 महीना 4 महीना या 6 महीना का बच्चा क्यों ना हो, उसको निकाल करके उसको बचवा का सर काट करके भाला में खोजता था सब इनाम के लिए कि मेरे पास जितना सर रहेगा मेरे को उतना ही इनाम मिलेगा। इतना क्रूर शासक है चंगेज खान।
ऐसा कोई शासक नहीं देखा दोस्त। तो इसके सुनिए, इतना क्रूर के बावजूद भी इल्तुतमिश ने अपने सत्ता को बचा लिया है। कितना इंपॉर्टेंट मुख्य ये काम किया है। अब देखिए, इसके बाद इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है दोस्त। इल्तुतमिश की मृत्यु होने के बाद क्या होता है कि जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुआ तो मृत्यु होने से पहले ऑलरेडी इल्तुतमिश ने लिख दिया था कि मेरे मृत्यु होने के बाद मेरी इस जो गद्दी है, जो अगला शासक बनेगा वो मेरा शासक मेरी लड़की बनेगी रजिया सुल्तान। यानी इल्तुतमिश ने मरने से पहले भी लिख दिया था कि मेरे मृत्यु के बाद मेरी लड़की रजिया सुल्तान को शासिका बनाया जाए। इसके बाद मृत्यु हो जाती है तो लिख करके तो गया था कि मेरी लड़की को शासिका बनाया जाए, लेकिन जो 40 सरदार का जो समूह था ना, वो लोग इसको पसंद नहीं करते थे रजिया सुल्तान का। और इतना ही नहीं, ये लोग ये भी नहीं पसंद करते थे कि हमारा जो शासक नेक्स्ट रहे वो महिला रहे, क्योंकि ऐसे भी इस्लाम धर्म की बात करें, मुस्लिम धर्म की बात करें तो महिला लोग को ज्यादातर पर्दा में ही रखा जाता था। और जब ये शासिका बन जाएगी तो भाई अलग ही बात है। तो 40 सरदार का जो समूह था, इससे इन लोग का नफरत था और इसका बात को काट करके और रजिया सुल्तान की शासिका नहीं बनाया, शासक बना दिया इल्तुतमिश के लड़का रुकनुद्दीन को। और देखिए गजब हो गया। ये जब बात पता चला रजिया सुल्तान का कि शासक रुकनुद्दीन बन गया, मेरे को बनना था शासिका, तो उस टाइम में एक न्याय होता था, गजब का न्याय। इल्तुतमिश के टाइम में एक न्याय, ये बहुत ही अच्छा न्याय था। न्याय ये था कि जिस भी महिला के प्रति यदि कोई गलत काम हो रहा है, उसको न्याय चाहिए, तो वो शुक्रवार को दिन मस्जिद के सामने लाल रेड कपड़ा, लाल वस्त्र में जाकर खड़ी हो जाए। उस तो पता चल जाएगा कि इसके साथ अन्याय हुआ है, इसको न्याय चाहिए। इल्तुतमिश के टाइम में एक नियम था। इल्तुतमिश के टाइम ये न्याय का जरिया था कि जिसके माने न्याय चाहिए वो शुक्रवार के दिन मस्जिद के सामने लाल वस्त्र पहन के खड़ा हो जाए, ताकि लोग देखें कि भाई लाल वस्त्र पहन गए तो कोई इसी पे कुछ कारण है, और सभी लोग मिल करके उसको न्याय देते थे। वही फांडा बनाया रजिया सुल्तान ने। देखा कि मेरे को शासिका बनना है और बना दिया रुकनुद्दीन को। इसने क्या किया कि शुक्रवार को दिन मस्जिद के सामने जा करके लाल वस्त्र पहन करके खड़ी हो गई। अब पूरा भीड़ हो गया कि भाई ये किससे हो गया, क्यों, क्या बात है। और पूरा मतलब 40 सरदार का समूह तो था ही, साथ में पूरा जो पब्लिक थी, जनता थी, प्रजा थी, सभी लोग आ गए। भाई क्या हुए, तो बोले कि मेरे को शासिका बनाने के लिए पिताजी ने कह कर गए थे और मेरे को नहीं बनाया गया और रुकनुद्दीन को बना दिया गया। फिर वहां से फैसला को चेंज कर लिया गया और वास्तविक बात करें तो रुकनुद्दीन जो था ये शासक का योग भी नहीं था। और तथा रुकनुद्दीन को गद्दी से हटा दिया जाता है और पुनः वहां का जो शासिका था वो शासक वहां का रजिया सुल्तान को बना दिया जाता है। यानी इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन गद्दी पर बैठता है, लेकिन शासक का योग नहीं रहता है और रजिया सुल्तान के चलते भी इसको गद्दी से हटा दिया जाता है और वहां का पुनः जो शासिका है वो रजिया सुल्तान को बना दिया जाता है। यानी वहां का शासिका इल्तुतमिश की लड़की रजिया सुल्तान को शासिका बनाया जाता है और रजिया सुल्तान ने शासिका बन जाती है। और भारतीय इतिहास में प्रथम महिला एवं मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान बनती है। अब क्वेश्चन पूछता है कि भारत के प्रथम महिला एवं मुस्लिम शासिका कौन है, तो ये रजिया सुल्तान है। और रजिया सुल्तान ने गजब का कार्य किया। क्या काम किया, तो इसको पहले आप नोट कीजिए, फिर मैं रजिया सुल्तान के बारे में बताता हूं आपको। चलिए दोस्तों, यहां तक तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखिए अगला जो शासिका बनती है वो इसके बाद बनती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान को शासिका बनाया गया। इसने 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक 4 साल इन्होंने शासिका रही और इसने अपना शासन में गजब काम करती थी। और रजिया सुल्तान अपने आप को जेंट्स समझती थी। कपड़ा पहनना तो मतलब उस टाइम का जो जेंट्स का जो वस्त्र था, शर्ट पैंट टोपी लगाना, मतलब मर्दों जैसा पहन के दरबार में आती थी, दरबार लेती थी, कार्य करती थी। इस बात से जितना भी तो दरबारी थे लोग, दरबारी और 40 सरदार का जो समूह था, इस बात से नाखुश थे। सब लोग नाराज था
कि महिला को इस तरह से नहीं करनी चाहिए। बट भाई तो शासिका है, कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि एक साथ घटना घटती है, क्या, तो आगे देखिए। क्वेश्चन पूछा जाने वाला एग्जाम में, पहली क्वेश्चन कि रजिया सुल्तान है या भारत की प्रथम मुस्लिम एवं महिला शासिका रही है। यानी रजिया सुल्तान ने भारत का प्रथम मुस्लिम एवं महिला शासिका रहती है, कौन, रजिया सुल्तान ने। अब दोस्त घटना क्या घटती है, तो बात ये ऐसी है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था याकूत। याकूत नाम के एक व्यक्ति था। तो कहानी का थोड़ा इंटरेस्ट से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। फिर थोड़ा सा ध्यान इधर उधर चल जाएगा तो समझ में आपको नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान देकर के समझिएगा। अच्छा से मैं समझा रहा हूं। एक व्यक्ति था जो कि इस्लाम क्षेत्र से आया था, जिसका नाम था क्या, याकूत। याकूत नाम के व्यक्ति था जो कि इस्लाम क्षेत्र से आया था, और वो जो व्यक्ति था जो कोई ज्यादा उच्च कोटि का मुसलमान नहीं था, और आकर वहां रहता था। तो रजिया सुल्तान ने क्यों, क्या हुआ, उस याकूत नाम की जो लड़का व्यक्ति था उससे इसको प्यार हो जाता है। ध्यान समझिएगा, बहुत मजा आएगा। जो याकूत नाम का व्यक्ति था इस्लाम क्षेत्र से आया था, जो कि कोई उच्च कोटि का मुसलमान नहीं था, फिर भी उससे रजिया सुल्तान को उससे प्यार हो जाती है। और इसके प्यार होने के बाद रजिया सुल्तान उससे शादी कर लेती है। यानी रजिया सुल्तान शादी किससे करती है, याकूत नाम के व्यक्ति से, जो कि इस्लाम क्षेत्र से आया था और कोई उच्च कोटि का ही मुसलमान नहीं था। तो शादी कर लेती है। इस बात से पूरा जो दरबारी जो थे, उनके 40 सरदार का जो समूह था, और सभी लोग नाखुश थे, बहुत नाराज थे कि ऐसी नहीं करनी चाहिए इसको। नाराजगी को जताते हुए उसने अंततः वहां के जो दरबारी ने ये काम किया कि उसके जो बगल का जो क्षेत्र था, जो भटिंडा, तो दिल्ली सेंट्रल में दिल्ली है, दिल्ली के राइट साइड कॉर्नर पर जाइएगा तो वहां भटिंडा है। वहां का एक सूबेदार था जिसका नाम था अल्तुनिया। ये जो बहुत नाराज था रजिया सुल्तान से कि शादी कर लिया ऐसे ऐसे करके। तो वहां जो दरबारी थे लोग, वो भटिंडा का सरदार अल्तुनिया को आमंत्रित किया कि भाई आप, ऐसा बात है, वहां का आप सरदार हो, आप बहुत अच्छी कार्य करते हो, आप आओ और आकर के यहाँ का अब शासन देखो आप। तो वहां से भटिंडा से जो अल्तुनिया वापस आता है दिल्ली, और दिल्ली आता है तो पूरी जो उसकी टीम होती है, 40 सरदार का समूह और दरबारी ने पूरी बात अल्तुनिया को बताता है। वो बताने के बाद अल्तुनिया ने क्या करता है कि जिस व्यक्ति से रजिया सुल्तान ने शादी की थी याकूत को, उसको मार देता है, जान से मार देता है, जान से मार देता है, और रजिया सुल्तान को बंदी बना लेता है। यानी भटिंडा से आया दिल्ली कौन, अल्तुनिया, आकर के जिस शादी की थी उसको मार दिया जान से, और मार करके रजिया सुल्तान को बंदी बना लेता है, और बंदी बना करके वापस भटिंडा लेकर चला जाता है। गजब। देखिए, भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया को आमंत्रित करता है लोग, अल्तुनिया आता है और याकूत को हत्या कर देता है, और रजिया सुल्तान को बंदी बना लेता है। देखिए, भटिंडा सूबेदार अल्तुनिया को आमंत्रित किया लोग, आमंत्रित कर आया, और अल्तुनिया ने याकूत को हत्या कर दिया और रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया और लेकर चला गया। अब बंदी बना लिया, रजिया सुल्तान को चला गया लेकर के, तो रजिया ने भी अपना एक दिमाग लगाई। रजिया भाई, महिला के पास तो ऐसे ही सब एक्स्ट्रा एडवांस दिमाग रहता है। वो लोग ये सोची कि मामला तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा मैं क्यों ना करूं कि अल्तुनिया के हूं अपने जाल में फंसा लूं और फंसा के उससे शादी कर लूं, ताकि यहां भी मेरा वहां भी मेरा। इसने यही काम किया। रजिया ने अल्तुनिया को फंसा लिया, और फंसा करके और प्यार मोहब्बत के जाल में फंसा करके उसे शादी कर ली। कौन, रजिया ने। यानी रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से शादी कर लेती है वहां जाकर के, और बोलती शादी कर लेती है प्यार मोहब्बत से। और भाई जब लेडीज का बात है, भगवान पिघल जाते हैं, हम बोले तो इंसान है आदमी, तो वहां शादी कर लेता है अल्तुनिया। और शादी कर लेता है तो रजिया बोलती है कि चलिए दोनों तो हम लोग का हो गया, दिल्ली भी है, भटिंडा भी, चलिए हम लोग दिल्ली पे देख आते हैं क्या हो रहा है। तो दिल्ली आता है भटिंडा से, अल्तुनिया एवं रजिया ने वापस दिल्ली जाता है। और दिल्ली आता है तो रास्ते में लोग पता चलता है 40 सरदारों का और कुछ डाकुओं ने उसको घेर करके बीच में ही रजिया और अल्तुनिया दोनों को मार देता है, जान से मार कर खत्म कर देता है। और जो इतना सा जो इसका बीच का जो समय रहा कि यहाँ तो गद्दी खाली था, तो खाली तो रहेगा नहीं। इसके बीच में जो दिल्ली का शासक था ना, वो
बहराम शाह, यानी दिल्ली के शासक तब तक बहराम शाह कर रहा था। तो ध्यान दीजिएगा, वापस आने क्रम में रजिया एवं अल्तुनिया को हत्या हो जाता है। देखिए हत्या हो जाता है, वापस आने क्रम में रास्ता में गुंडों लोग घेर के उसको मार देता है। और तब तक जो दिल्ली का जो शासक था वो बहराम शाह चला रहा था, दिल्ली का शासक उस टाइम के बीच में। इसके बाद जो अगला जो शासक बनता है, बहराम से चला रहा था शासक, इसके बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है नसरुद्दीन महमूद। और नसरुद्दीन मोहम्मद ने 1246 से लेकर के 66 तक यानी लगभग 20 साल इन्होंने शासक किया है। नसरुद्दीन मोहम्मद 20 साल का शासक विशेष तो कार्य नहीं किया कुछ। इसके से एक ही क्वेश्चन बहुत फेमस है। ये जो नसरुद्दीन मोहम्मद था टोपी को सील कर पहनता था, गजब का शासक था यार, ये टोपी सील कर पहनता था। तो क्वेश्चन पूछता है मैंने कौन से शासक थे जिसे टोपी सील कर पहनते थे, तो नसरुद्दीन मोहम्मद ही है। देखिए यह टोपी सील कर पहनता था। नसरुद्दीन मोहम्मद ने क्या किया कि उसने बलबन नाम के एक व्यक्ति थे जो कि इसके इल्तुतमिश के जो गुलाम थे तो इसने क्या किया कि नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन की पुत्री से शादी कर लिया है। यानी नसरुद्दीन मोहम्मद शासक कर रहा था, टोपी सिलकर पहनता था, और नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन के लड़की से शादी कर लिया। तो बलबन का तो नसरुद्दीन दामाद हो गया। लेकिन इस बात को दुख था किसको? बलबन को इस बात को दुख था कि मेरे जो लड़की है मेरी पुत्री से इसने शादी कर लिया। अब मौका देख करके नसरुद्दीन को बलबन ने सल्टा दिया। देखिए नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन की लड़की से शादी किया, बलबन को इस बात से तकलीफ था। अब बलबन ने मौका देख करके नसरुद्दीन मोहम्मद को मार देता, यानी खुद अपने, यानी बलबन का दामाद हुआ नसरुद्दीन मोहम्मद, इसे लड़की शादी के दामाद ही न हुआ, तो अपने दामाद नसरुद्दीन मोहम्मद को जान से मार देता है और मार करके खुद वहां का शासक बन जाता है। कौन? बलबन। देखिए बलबन ने अपना दामाद नसरुद्दीन मोहम्मद को हत्या कर देता है और खुद वहां का शासक बन जाता है। अजीब सा, मैंने गद्दी के लिए मतलब अजीब काम करता था सब, ये सब मार देता था, जहां से अपना दामाद को मार दिए थे। बताइए, तो बलबन शासक बन जाता है। और बलबन बहुत ही फेमस आदमी है, इसने ऐसा कार्य किया है ना कि मत कहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप रजिया सुल्तान और इसकी बात को नोट कीजिए, फिर मैं अभी बलबन के बारे में बताता हूं आपको। देखिए इसके बाद जो अगला शासक जो बलबन बनता है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बलबन जो शासक बनता है, ये शासन क्रम, तो इसने बलबन में शासन क्रम रहा 1266 से लेकर के 1687 ईस्वी तक बलबन ने शासन करता है। यदि इसके पूरा नाम बात करें, बलबन का पूरा नाम क्या था, तो गयासुद्दीन बलबन था इसका, यानी बलबन का पूरा नाम क्या? गयासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम था। देखिए बलबन से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है, कैसे? क्योंकि ऐसा इसने कार्य किया है, कोई पॉइंट, हर पॉइंट का आप लोग नोट कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से उठाता है। कैसे उठाएगा तो ध्यान दीजिएगा, पूछेगा। देखिए नसरुद्दीन जो इसके दामाद थे जिसकी हत्या किया था, तो नसरुद्दीन ने बलबन को एक उपाधि दिया था, क्या? उल्गू खां। नासरुद्दीन ने बलबन के उपाधि दिया, क्या? उल्गू खां की उपाधि दिया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि उल्गू खां की उपाधि किसने दिया था, तो नसरुद्दीन ने दिया था। किसको दिया? बलबन को दिया था। अब देखिए बलबन ने लॉ होता था रॉक कीमती अपना, ये वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन पूछता है कि लॉ होता था कि रक्त तथा लौह की नीति किसने अपनाई, तो रक्त तथा लौह की नीति ने बलबन ने अपनाई थी। क्लियर है? अब देखिए इतना ही नहीं, बलबन ने मतलब भगवान देवताओं पर बहुत विश्वास करते थे, इसलिए इसने देवत्व को सिद्धांत को माना, जो देवता थे उनको सिद्धांत को माना, एवं स्वयं को बोला था, स्वयं को जीले उला यानी ईश्वर का प्रतिनिधित्व कहता था। इसका मतलब समझते हैं, बलबन ने देवत्व जो के सिद्धांत थे उसको माना और स्वयं को क्या करता था, देखिए जीले उला का मतलब होता है ईश्वर के प्रतिनिधित्व, माने ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता हूं, अपने आप को उस टाइप का मानता था। तो जीले उला स्वयं अपने को जीले उला किसने कहा? बलबन ने कहा, यानी ईश्वर का प्रतिनिधित्व कहता था।
अब देखिए इसने निरंकुशता को सिद्धांत को दिया। आने क्वेश्चन पूछेगा कि निरंकुशता का सिद्धांत किसने दिया, ये बलबन द्वारा दिया गया है। इतना ही नहीं, जो कि इल्तुतमिश ने 40 सरदार का जो समूह था जिसे चिहलगानी कहा जाता था, उसको इसने समाप्त कर दिया। देखिए इसने तुर्कान ए चिहलगाही को समाप्त कर दिया, यानी जो 40 सरदार का जो समूह थे इसको इसने समाप्त कर दिया। अब देखिए इसने जिसदा एवं पाबोस दो प्रथा चलाई थी, दो एक पर्व जैसा था, दोनों का पर्व जैसा था। क्या जिसदा तथा पाबो पर्व था जो कि प्रथा चलाई, कौन, ये बलबन द्वारा किया गया। इतना ही नहीं, इसने फारसी में त्योहार नवरोज का भी प्रारंभ किया था। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्त। देखिए पॉइंट बन रहा है, इतना पॉइंट कोई भी शासक से नहीं बना भी, जितना हम लोग पढ़े, जितना बलबन से बनता है। आनी बोलेगा कि नवरोज त्योहार किसके द्वारा चालू किया गया, ये बलबन द्वारा चालू किया, बलबन द्वारा। देखिए इस फारसी त्योहार नवरोज को प्रारंभ किया है। इतना ही नहीं, अमीर खुसरो जो कि एक व्यक्ति थे, अमीर खुसरो एवं अमीर हसन, दो व्यक्ति थे जिसके नाम था अमीर खुसरो एवं अमीर हसन। याद करना इजी है, और से अमीर खुसरो और अमीर हसन दोनों व्यक्ति बलबन के दरबारी कवि थे। यानी अमीर खुसरो और अमीर हसन दो इतिहासकार थे जो कि दोनों ये बलबन के दरबार में रहते थे। अब देखिए इसके बाद बलबन का जो मेन पॉइंट था वो आप हम लोग नोट करा दिए। इसके बाद इस वंश को इसके बाद धीरे धीरे अंत हो जाता है, क्योंकि ये वंश चलता है 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक ये वंश चलता है। यानी गुलाम वंश का जो दौरा रहा 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक, तो 87 तक तो खुद ये 86 से लेकर 66 से लेकर 87 तक ये रहता है बलबन। इसके बाद छोटे छोटे एक दो राजा आते हैं जो कि कुछ विशेष कार्य नहीं कर पाते हैं। यानी इस वंश के जो अंतिम शासक बात करें तो वो थे क्यूमर्स। इस वंश के अंतिम शासक जो कि 1209 ईस्वी में क्यूमर्स था, जिसकी हत्या कर दी जाती है और हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना होता है। तो याद रखिएगा इस वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था, जिसकी हत्या 1290 ईस्वी में हो जाती है और इसकी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। क्लियर है? यानी इस वंश के बोले अंतिम शासक क्यूमर्स था, इसे हत्या कब हुआ 1290 में, और इसके बाद किसना खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। तो देखिए बलबन से बहुत सारी बात नोट में आती है। यानी आज हम लोग दिल्ली सल्तनत का पहला जो वंश था गुलाम वंश, उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। और देखिए पूरी वंश पढ़ा लेंगे ना, उसके बाद आपको एक ट्रिक देंगे, ऐसा ट्रिक है, जादुई ट्रिक देंगे, ताकि चुटकियों में ये सब याद होगा। कब से कब तक कौन शासन कर रहा, कौन किसका स्थापना किया, कैसे है, सब बताएंगे। आप वीडियो में बन रहिए बस। और सही देखिए, लड़के को 2-4 नंबर चलते मेरिट नहीं आता। क्यों नहीं आता है? यही कारण है लोग ठीक से पढ़ते नहीं है। इतना मैं विस्तृत रूप में बता दिया कि क्या गुलाम वंश से लगता है कि आपको क्वेश्चन छूटेगा किसी एग्जाम में? दावा है नहीं छूटेगा। आप लोग एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिए ताकि अच्छा से और समझ में आ जाए। और कोई भी डाउट हो ना इस टॉपिक से कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा क्लास ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग पढ़े और सभी लोग आगे बढ़े। ठीक है दोस्त, कल इसके बाद यानी इसके बाद खिलजी वंश का स्थापना होता है। कल हम लोग देखेंगे खिलजी वंश का, खिलजी वंश में कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता था, कल उसको देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।